बनता है उसी के ऊपर मेंटेनेंस का बाटा डाल देते हैं जी। पूरा मिक्स तैयार करके सबको फीड कर देते हैं। तो दूध वाली गाय बिना दूध वाली गाय सबके लिए एक जैसा एक फीड जैसा होता है। देते हैं। जो सबको मिलना है वो तो एक जैसा सबको मिल ही जाता है। जी। आंवला, अश्वगंधा, शतावर और हल्दी ये ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर डाइट में जाती है। रेगुलर जाती है। रेगुलर डाइट में क्या जाती है। बात है। तो इससे क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप रहती है, अडर अच्छा रहता है। जी। वही जो हम बात करते थे मेस्टाइटिस को कैसे कंट्रोल करने के लिए गाय आती है उधर से, जब गाय मिल्क शेड में से निकल के मिल्किंग के लिए आती है जी। तो वहां से गाय कंफर्टेबली आ जाती है, यहाँ से उसका बच्चा आ जाता है। वो भी कंफर्टेबल चला जाए। एग्जैक्टली और फिर मिल्किंग होने के बाद बच्चा वापस इधर और गाय उधर, तो आपको मैनेज करना इजी होता है। इसके क्या फायदे हैं? सर ये बेसिकली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था जी। तो गाय को जब आप हैंड मिल्किंग से मशीन मिल्किंग पर लेके आते हैं तो एक थोड़ा सा ट्रांजिट टाइम बहुत टिपिकल होता है। जी। उस टाइम पे क्योंकि गाय को आदत नहीं होती है तो वो आगे पीछे भी होती है। हाँ हाँ। वो हिलती डुलती है, कई बार कूदेगी भी सही। बिल्कुल। हाँ सर, कितनी उम्र है इसकी? ये अभी थर्ड टाइम बच्चा दी है। हाँ हाँ। और अगर आप एज की बात करें तो इसकी अप्रोक्सीमेटली 7 साल की उम्र। वो पूरा हीफर सेक्शन है जो अभी तक एक भी बार कंसीव नहीं किया है, वो अच्छा। वाला सेक्शन है। उनकी उम्र क्या होगी अभी? वहां पर आप देखेंगे तो जो मैंने बताया कि 8 मंथ तक काफ्स इधर रहते हैं। हाँ उसके हाँ। बाद वो हीफर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में गुलावड़ गांव। आइए जानते हैं किस प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से एक डेयरी फार्म चलाया जा रहा है और गिर गायों का कलेक्शन यहाँ पर रखा गया है। तो किस प्रकार से ए टू मिल्क का प्रोडक्शन होता है, कितना प्रोडक्शन लेते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। लगभग 10 वर्ष इस फार्म को हो गए हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार से एक डेयरी फार्म चलाना चाहिए और क्या क्या चैलेंजेस डेयरी फार्म में आते हैं। आइए मिलाते हैं कि बहुत ही जागरूक और अनुभवी डेयरी फार्मर से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। क्या नाम है अपना? मेरा नाम अंकित जैन है। सर हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम अंकित जैन है। हम लोग स्पेसिफिकली गिर गाय के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग का जो फोकस है वो है कि दूध के साथ एक अच्छे ब्रीड को प्रोड्यूस करें। हमारा फार्म गुलावट में है जो कि तहसील हाथोद और जिला इंदौर में। कितने समय से ये जो फार्म है वो चलता आ रहा है? हमें ये 10वां साल है। 10वां साल है। सर ये बताएं कि इंदौर शहर से कितना डिस्टेंस है? इंदौर एयरपोर्ट से करीब 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। सर बात की जाए कि कौन सी ब्रीड पर आपने काम किया है और कितना प्रोडक्शन अभी आप ले रहे हैं? हमने स्पेसिफिकली सिर्फ गिर है हमारे पास जी। एक ही ब्रीड है गिर। हाँ। और जो टोटल प्रोडक्शन आपको कि फार्म में किस प्रकार से एक्टिविटियां होती हैं, किस प्रकार से डेयरी फार्म किया जाता है और कितने एनिमल, कितने अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर के इन्होंने रखे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक डेयरी फार्मर हैं? क्या आपके फार्म पर एक थनैला रोग मेस्टाइटिस होता है? क्या आप भी थनैला रोग को पूर्ण रूप से स्वस्थ करना चाहते हैं? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एडवांस फाइब्रोवेट, जिससे पशुओं की अच्छी तरीके से किस प्रकार से आप थनैला स्वस्थ कर सकते हैं और किस प्रकार से मेस्टाइटिस में आप दे सकते हैं। जैसे पशुओं को दूध में छिछड़े आना, दूध में खून आना, पतला दूध आना या अडर से रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक बार में सॉल्व हो तो इस प्रोडक्ट को जरूर अपनाएं। पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, पशुओं को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिस पशु को आप ये देते हैं रेगुलर आपको 3 डेज रखना है। दोस्तों इसका पूरा डोज 1 लीटर का होता है। 50-50 ml आपको सुबह शाम 3 डेज देना है। 3 डेज के बाद आपको एक टाइम एक दिन में देना है। दोस्तों एडवांस फाइब्रोवेट के साथ में आप एक और इसके साथ एक प्रोडक्ट है वेट मस्ती पाउडर, जिसको आप देकर जिसमें जैसे खून में छिचड़े आना, पतला दूध आना, दूध कम हो जाना, दूध का किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकते हैं, तो दोनों का डोज बनाकर आप एक साथ दे सकते हैं, जिससे पशु पूरी तरह हेल्दी और स्ट्रेस फ्री हो सकता है और दूध का जो प्रोडक्शन है वो निरंतर बनाए रखे। तो सर ये बताएं कि 10 साल पहले किस प्रकार से विचार आए, किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आए। सबसे पहले हमें बताइए कि आपने जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, वो उसमें क्या कंप्लीट किया है? मेरा मास्टर्स डिग्री है फॉरेन ट्रेड में जी। तो वही पढ़ाई किया, उसी फील्ड में जॉब किया, बिजनेस भी वही था जी। गाय और खेती। बेसिकली अभी भी खेती तो नहीं कर रहे हैं, गाय ही कर रहे हैं। क्या विचार आया कि आपने इतना एजुकेशन और जॉब के बाद में आपने जो है देसी काम चुना, एक फार्मर का काम चुना, जो क्योंकि लोग अक्सर ये भ्रांतियां रखते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति गोबर नहीं उठा सकता या वो ऐसा काम करेगा तो लोग क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगी। तो आपने इस क्षेत्र में इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर भी आप डेयरी फार्म में आए और स्पेशली गिर गायों पर, देसी गायों पर आपने काम किया। किस प्रकार से आपके विचार में मन में ये विचार आया? एक्चुअली हम लोग ट्रेडिंग के काम में थे, मतलब कुछ केमिकल्स हम लोग इंपोर्ट करते थे और उसको हम सेल करते थे। जी। वो करते करते कहीं रियलाइज हुआ कि आप कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जी। कुछ प्रोड्यूस करना है, कुछ पैदा करना है, तो ऑप्शंस थे, तो मैन्युफैक्चरिंग पे जाए या कुछ फार्मिंग जैसी चीज की जाए। जी। फिर जब उसको स्टडी कर रहे थे तो मुझे कहीं पे लगा कि एक ज़रूरत है क्वालिटी रॉ प्रोड्यूस करने की, क्योंकि आपको प्रोसेस फूड बहुत सारा मिल जाता है बट जेन्युइन रॉ मटेरियल नहीं मिलता, जेन्युइन रॉ प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो हमने सोचा दूध एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी लाइफ्स को टच करता है, बहुत सारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो थ्रू आउट जनरेशंस के लिए काम करता है, मतलब सिर्फ यंग या
ओल्ड सभी एज के के लिए लिए नहीं, काम बच्चों के करता लिए है, भी काम करता सभी है, के स्वास्थ्य के लिए सभी के लाभदायक स्वास्थ्य पौष्टिक के लिए। है। जी जी जी। तो फिर उस थॉट को लेकर के हमने सोचा कि चलो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। जी जब मिल्क प्रोड्यूस करने की बात आई, और मेरा ऑलरेडी एक अटैचमेंट है कैटल्स के साथ, जानवरों के साथ एक अच्छा लगता है, तो जब मिल्क प्रोड्यूस करने की बारी आई तो ये रिसर्च किया कि किस ब्रीड पे काम किया जाए। भैंस के लिए स्टडी किया, गाय के लिए स्टडी किया। जब गाय पे स्टडी किया तो एक्सोटिक ब्रीड जो एचएफ और जर्सी का उस पर स्टडी किया, देसी गाय के ऊपर स्टडी किया। तो फिर समझ में आया कि अगर अच्छी चीज प्रोड्यूस करनी है तो फिर नो डाउट देसी गाय के दूध को प्रोड्यूस किया जाए। बिल्कुल। और फिर जब देसी गाय में रिसर्च करा कि अब उसमें क्या ब्रीड, गिर, साहिवाल, थारपारकर, काकरेज, बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो जब उस पर भी अवेलेबिलिटी देखा कि क्या चीज इजीली अवेलेबल हो पाएगा, जिसकी अवेलेबिलिटी है, प्योरिटी के साथ मिल जाए, तो लगा कि गिर एक ऐसा है जो इसको आज भी संजो के रखा है। बिल्कुल। मतलब अगर आप आम किसान के पास भी गुजरात में जाएंगे, जब हमने स्टार्ट किया था 2015-2016 में, तो आपको उनके पास भी एक अच्छा ब्रीड मिल सकता है। उस हिसाब से फिर गिर स्टार्ट किया और फिर सिलेक्ट किया उसको आपने, मेंटेन गिर पे कर। काम किया। तो सर ये बताएं कि ये जो एरिया है यहाँ पर क्या रखते हैं आप? सर यहाँ छोटे काव्स होते हैं जी। जो दूध पी रहे होते हैं। एक्चुअली ये हाँ। सेक्शन को डिजाइन बहुत स्पेसिफिक तरीके से किया गया था। जी। ये काफ सेक्शन है छोटे बच्चों का, जिसको मिल्किंग एरिया के पास रखा गया है, अच्छा। ताकि जब मिल्किंग के लिए गाय आती है, उधर से जब गाय मिल्किंग शेड में से निकल के मिल्किंग के लिए आती है, जी। तो वहां से गाय कंफर्टेबली आ जाती है, यहाँ से उसका बच्चा आ जाता है। वो भी कंफर्टेबल चला जाए। एग्जैक्टली। और फिर मिल्किंग होने के बाद बच्चा वापस इधर और गाय उधर, तो आपको मैनेज करना इजी होता है चीजों जी, को, तो उसी हिसाब से डिजाइन किया है। बहुत बढ़िया। उसके बाद दोस्तों दिखाते हैं आपको जहाँ पर जो रेस्ट एरिया, जिसे कच्चे में जो सारे पशु खुले में बैठते हैं। सर ये बताएं कि यहाँ पर कितनी उम्र के बछड़े हैं? यहाँ पर आपको लास्ट 8 मंथ्स तक के बच्चे मिलेंगे, 8 महीने के बच्चे। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर हम उन्हें बड़े वाले शेड में शिफ्ट कर देते हैं। अलग सर ने जो पाइप के जरिए जो अलग अलग इनके वो बना रखे हैं, सर इसके क्या फायदे हैं? सर ये बेसिकली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जी। तो गाय को जब आप हैंड मिल्किंग से मशीन मिल्किंग पर लेके आते हैं तो एक थोड़ा सा ट्रांजिट टाइम बहुत टिपिकल होता है। जी। उस टाइम पे क्योंकि गाय को आदत नहीं होती है तो वो आगे पीछे भी होती है, हाँ। वो हिलती डुलती है, कई बार कूदेगी भी सही। बिल्कुल। तो उस सबको हैंडल करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर था कि अगर कभी वैसा कुछ प्रॉब्लम भी आए तो हम उसको हैंडल कर सकते। जी। साथ ही आपने जो मिल्किंग मशीन है वो भी लगा रखी है। जी। कितने बकेट है सर अभी? अभी 4 बकेट्स है हमारे पास। 4 बकेट से हैं। कितना टाइम लगता है मिल्किंग में? सर मिल्किंग में टाइम उतना ही लगता है जितना हैंड मिल्किंग में लगता है। ऐसा नहीं है कि मशीन से टाइम सेव हो रहा है, खास करके देसी ब्रीड पे, क्योंकि आपको अटेंशन भी उतना ही देना है, काम भी उतना ही करना है। जी। सिर्फ ये है कि आपका मैनुअल जो एफर्ट्स है वो कम हो गया है। बहुत बढ़िया। दोस्तों दिखाते हैं साथ ही जो गाय यहाँ पर सर ये कौन सा एरिया है? ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन एरिया है। जब कोई गाय बच्चा देती है या जब कोई गाय बच्चा देने वाली है, बच्चा दी हुई है, हाँ। उसको यहाँ रखते हैं ताकि थोड़ा सा शेड में क्या होता है, एकदम सब खुला है, ध्यान नहीं जाता है वहाँ पे, जी। कभी बीच में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो स्पेशली जो जिसकी काविंग होने वाली है या जिसकी काल्विंग हो चुकी है उसको यहाँ पर रखा जाता है। जी। सर ये जो हम ब्रीड देख पा रहे हैं ये आपने स्वयं की तैयार की हुई है? हाँ, अब ये वाली गाय हम बाहर से लाए थे, ये हमारे यहाँ की नहीं है, ये हम जी। लोग बाहर से परचेस किया था। हाँ। वो बछड़ी हमारे यहाँ की है, ये अभी 3rd टाइम बच्चा दी है। हाँ। और अगर आप एज की बात करें तो इसकी अप्रोक्सीमेटली 7 साल की उम्र है। बहुत बढ़िया। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है। आप बॉडी की शाइनिंग देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मैनेजमेंट है और किस प्रकार से यहाँ डाइट प्लान है और कितना प्रोडक्शन और बच्चों को किस प्रकार से यहाँ पर रखा जाता है। दोस्तों यदि डेयरी फार्मिंग अगर आपको करना है तो 3 बातों का ध्यान रखें। सबसे अच्छी ब्रीड का चयन करें, साथ ही सबसे अच्छी फीड का सिलेक्शन करें। हो सके तो फीड फार्मुलेशन कहीं से सीखें और उसके बाद खुद की फीड देना स्टार्ट करें। तीसरा है फार्म की मैनेजमेंट, किस प्रकार से उसकी साफ सफाई हो, प्रोटोकॉल हो, लेबर किस प्रकार से हो और किस प्रकार से फार्म के जो टाइम लाइन है उसको किया जाए और फार्म में आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों दिखाते हैं जो मिल्किंग काऊ है, प्रेग्नेंट काऊ है, कौन सी ब्रीड है, क्या बॉडी के कैरेक्टर हैं। साथ ही सर ने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कर रखा है, दिखाते हैं हम वीडियो के माध्यम से। आप देख पा रहे हैं कि कितनी बढ़िया जो काऊ है गिर, उसका स्वभाव आप देख सकते हैं। हाँ सर ये बताएं कि जैसे अभी आप जो बारिश है जी, बारिश में गायों को आप खुला रखते हैं तो इसमें जैसे कोई फंगस या कोई बीमारियां लगने का कोई नहीं, प्रॉब्लम? बारिश में आपको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी मुर्रम डलना स्टार्ट हो गई, बारिश की तैयारी है बेसिकली, तो एक लेयर नीचे मुर्रम की वापस से हार्ड करना पड़ता है उसको। हाँ। और फिर ऊपर एक सॉफ्ट लेयर जो बारीक मुर्रम होता है जिससे वो बैठ पाए, आराम से बैठ पाए बेसिकली, नहीं तो उसमें तो पत्थर चुभेगा जी। तो जमने वाला मुर्रम इसके ऊपर डलेगा। और फिर कोशिश ये की जाती है कि बारिश में गाय को इस साइड ना आने दिया जाए जी। उसको वहीं तक रखा जाता है कंट्रोल करके, ताकि वो कीचड़ में ना जाए, जितना कीचड़ से बचा सके उतना कंट्रोल रहेगा। लेकिन बारिश के बाकी के सीजन्स में यही एरिया उनका सबसे पसंदीदा होता है। अगर आप शेड का डिजाइन देखेंगे तो उधर एक पक्का एरिया है जहाँ ग्वान बनी हुई है, वहाँ पक्का एरिया, उसके बाद एक कच्चा एरिया जिसके ऊपर शेड है। तो किसी गाय को पक्के एरिया में बैठना है या कच्चे एरिया में छाव में बैठना है तो उसके पास दोनों ऑप्शन है।
तीनों ऑप्शन है, इधर धूप में बैठना है तो उसके पास ऑप्शन है। बिल्कुल। तो सारे ऑप्शन, क्योंकि हर का बॉडी अलग होता है, गिर में भी किसी का नीड है कि उसको धूप में बैठना है, कोई बोले कि मुझे छांव में बैठना है, तो खुली है तो उसको जब जहाँ बैठना है वो बैठ सकती है। सर बात की जाए आपके फार्म पर जितनी भी बच्ची आई है, ये आप एआई कराते हैं कि बुल रखे हैं आपने? हमने सभी यूज किया है, पहले नेचुरल ब्रीडिंग भी यूज किया है, अभी हम लोग स्पेसिफिकली एआई पे ज्यादा काम कर रहे हैं। कारण एक वैरायटी क्रिएट करना था हर्ड में, तो अभी एआई पे ज्यादा काम कर रहे हैं। एआई से ले रहे हैं? हाँ जी। सर ये बात की जाए जैसे आपके पास जो प्रोडक्ट है घी है, वो क्या रेट है अभी 2800 रुपए लीटर है घी। और दूध? दूध 105। और दूसरे जो प्रोडक्ट क्या क्या है? सभी चीजें। अब दही है तो हम 200 ग्राम का पैक बनाते हैं, 33 रुपीज का है जी। छाछ है जो आधा लीटर का पैक होता है वो 25 रुपए का है। फिर आपका मक्खन है तो 200 ग्राम का पैक है 350 रुपए का है। घी जैसा मैंने आपको बताया 500 ml का पैक 1400 रुपए का है। प्रोडक्ट सभी है, सारे ही प्रोडक्ट्स हैं। सारे प्रोडक्ट आप बनाते हैं? सर जैसे ये जो एरिया आपने बना रखा है, लगभग कितना क्षेत्रफल होगा ये सर अगर हम एरिया की बात करें तो जो उस दीवार से लेकर के यहाँ तक का जो है जी, ये 50 फीट्स है और ऐसे 275 फीट्स है। अच्छा 275 फिक्स बनता है, उसी के ऊपर मेंटेनेंस का बाटा डाल देते हैं जी, पूरा मिक्स तैयार करके सबको फीड कर देते हैं। तो दूध वाली गाय बिना दूध वाली गाय सबके लिए एक जैसा देते हैं। जो सबको मिलना है वो तो एक जैसा सबको मिल ही जाता है जी। इसके अलावा जो दूध वाली गाय है जिनको एडिशनल फीड का रिक्वायरमेंट होता है, या जो लेट प्रेगनेंसी स्टेज में 6 महीने के ऊपर वाली जो प्रेगनेंसीज है जी, और उनके लिए एडिशनल फीड का रिक्वायरमेंट होता है, तो उनको फिर हम एडिशनल टाइम मिल्क के टाइम पे हम एडिशनल फीड उसी समय देते हैं। हाँ, जब मिल्किंग के टाइम पे देते हैं ताकि सही मात्रा में सभी पशुओं को जा सके जिसको सर इसमें कितने प्रकार के दाने हैं इसमें? सर ये सीजन के हिसाब से हम चीजें चेंज करते हैं जी। अभी के हालत में आप देखेंगे तो इसमें अभी गेहूं है, मक्का है जी, चना है, चने का छिलका है। अच्छा जी, सभी प्रकार का जो आपने वो मिला रखा है। फिर आप देखेंगे आंवला, अश्वगंधा, शतावर और हल्दी, ये ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर डाइट में जाती है। रेगुलर जाती है? रेगुलर डाइट। क्या बात है। तो इससे क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप रहती है, अडर अच्छा रहता है जी। वही जो हम बात करते थे मेस्टाइटिस को कैसे कंट्रोल कंट्रोल हम प्रिवेंटिव मेजर्स फीड के फॉर्म में ले लें तो चीजों पर जाना ही नहीं पड़ेगा। एक्चुअली आंवला विटामिन सी का सोर्स अच्छा है, अडर के लिए रिक्वायर्ड होता है, हम ऊपर से सप्लीमेंट में देते हैं, इससे अच्छा हम आंवला खिला दें। जी। ऐसे ही अश्वगंधा या शतावर की हम बात करें, शतावर दूध उतारने में बहुत अच्छी चीज है, अश्वगंधा यूट्रस क्लीन करने के लिए बहुत अच्छी हेल्प करती है, एनर्जी अच्छा देती है। जी। ये सब चीजें जब रेगुलर डाइट को मिलती है तो रिपीट ब्रीडिंग का इशू नहीं आता है, कंसीव प्रॉपर्ली करती है, यूट्रस प्रॉपर्ली क्लीन होता है, बच्चा अच्छे से देती है। मतलब डिपेंड करता है कि आपका फीड का फॉर्मुलेशन कैसा है, उसी से आपकी बीमारियां 90% कंट्रोल हो जाती है। और फिर भी जीव है, आ तो सकती है, इंसानों में आ जाती है।